हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 1 यानी कि कंपनी एक परिचय के बारे में। क्योंकि देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ यानी कि कंपनी विधि। कंपनी लॉ दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला कंपनी और दूसरा लॉ। देखिए कंपनी लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंपनी के बारे में कि एक्चुअल में भैया कंपनी होती क्या है। तो देखिए इसीलिए चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है कंपनी एक परिचय, जिसके अंदर हम कंपनी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आज का एजेंडा निर्धारित कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी की परिभाषा क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ प्रस्तावना। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की, तो देखिए जिस तरीके से एकाकी व्यापारी की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उदय हुआ, उसी प्रकार से साझेदारी की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी का उदय हुआ। क्योंकि साझेदारी में पूंजी का अभाव तथा असीमित दायित्व जैसे अनेक दोष देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये होता क्या है। देखिए कोई भी बंदा है, जब वो कोई भी बिजनेस या फिर धंधा स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो अकेला ही स्टार्ट करता है। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ मोहित सक्सेना क्लासेस की, तो वर्तमान समय में हम मोहित सक्सेना क्लासेस को अकेले ही चला रहे हैं। यानी कि उसमें केवल और केवल हमने ही पैसा लगाया हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा उसमें नहीं लगा हुआ है। इस तरीके के बिजनेस को कहते हैं एकाकी व्यवसाय यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी। और इसके बाद में अगर हमें लगता है कि हाँ भाई मोहित सक्सेना क्लासेस को हमें थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है और हमें पैसे की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज दैट हम 4 लोगों से और जा करके मिल सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भैया एक काम करिए, आप मोहित सक्सेना क्लासेस में पैसा लगाइए, जो भी पैसा प्रॉफिट होगा उसको आपन पांचों लोग आपस में बांट लेंगे। सपोज दैट मैं अपने 4 मित्रों के पास जा गया, 4 मित्रों के पास जाकर के मैंने कहा कि सर आप एक काम करिए, 10-10 हज़ार रुपये चारों लगाइए, 10 हज़ार रुपये मैं लगाता हूँ, 50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। इस 50 हज़ार रुपये को अपन कोचिंग में लगाएंगे और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपन पांचों आपस में बांट लेंगे। तो इस तरीके के बिजनेस को हम नाम देंगे साझेदारी का यानी कि पार्टनरशिप का। उसके बाद में अगर हमें पांचों बंदों को ये लगता है कि हाँ भाई हमारा जो कोचिंग है वो बड़ा ही बढ़िया चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि इसको कंपनी में भी चेंज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब हमें लगे कि हाँ भाई हमारी जो कोचिंग है वो थोड़ी और अच्छी चल रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये लगता है कि भैया एक काम करना चाहिए, हमें प्रोजेक्टर लगवाना चाहिए और थोड़ा सा कोचिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा सपोज दैट अगर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पांचों बंदे अपने 4-4 मित्रों के पास में जाएंगे और उनसे जा कर के यही कहेंगे कि भैया आप एक काम करिए, 10-10 हज़ार रुपये लगाइए और जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा हम आपको दे देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम पांचों मित्र मिलकर के अपने 4-4 मित्रों के पास जाएंगे तो 5 लोग तो हम हो गए और 4-4 हमारे मित्र यानी कि 20 लोग वो हो गए, तो कुल मिलाकर के 25 लोग बिजनेस में हो चुके हैं। और 10-10 हज़ार रुपया जब वो लगाते हैं, 25 बंदे जब 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं तो कुल मिलाकर के बिजनेस में हो जाता है 2.5 लाख रुपया। अब 2.5 लाख रुपए से हमारी जो है वो कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मैं अकेला बंदा बिजनेस चला रहा हूँ, कोई भी धंधा चला रहा हूँ, तो वो होगा एकाकी व्यवसाय। अगर हम कुछ लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं तो वो होगा साझेदारी, और जब बहुत सारे लोग मिलकर के चला रहे हैं तो लेमन लैंग्वेज में आप समझ लें फिर होगी वो कंपनी। इसीलिए कहते हैं कि एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उदय हुआ और साझेदारी की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी का उदय हुआ। क्योंकि साझेदारी में पूंजी का अभाव तथा असीमित दायित्व जैसे अनेक दोष देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद में मैं बात करता हूँ कंपनी के अर्थ की, कि एक्चुअल में भैया मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी होती क्या है।
क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं भैया ये कंपनी कंपनी क्या है, तो देखिए आज बताने वाले हैं। देखिए कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक तथा स्थायी अस्तित्व होता है। इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है तथा इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसका देखिए थोड़ा सा रट्टा आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी की, तो देखिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार ये क्या है भैया, देखिए भारतीय कंपनी अधिनियम क्या है, एक ऐसा अधिनियम है जो कि भारत की प्रत्येक कंपनी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। 2013 क्या है, क्योंकि ये कानून 2013 में बना था इसीलिए इसको नाम दिया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का। भैया ये 2 क्या है, देखिए ये 2 है सेक्शन, और ये 20 क्या है, ये 20 है सब सेक्शन यानी कि उपधारा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, सॉरी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार, ठीक है जी, कंपनी से आशय पिछले वर्षों के किसी अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन समामिलित अथवा पंजीकृत, पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड कंपनी से है, सॉरी कंपनी से है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कंपनी, अगर कोई बंदा रजिस्टर कराना चाह रहा है तो उसकी जो कंपनी है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंडर ही रजिस्टर होनी चाहिए। वो हो सकता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर उससे पहले किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, लेकिन जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो चाहे पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, क्योंकि समय समय पर कंपनी अधिनियम जो है वो चेंज होता रहता है, अमेंड होता रहता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की विशेषताओं की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की, तो कंपनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए अगर आपने कंपनी का अर्थ पढ़ लिया है तो आपको कंपनी की विशेषताएं भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। सबसे पहला वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, इसकी पहली विशेषता बनेगी कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसकी पहली विशेषता बनती है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और यही इसकी क्या हो जाती है, पहली विशेषता हो जाती है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कहते हैं कि कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान, कानून या राजनियम के द्वारा होता है, चाहे आप विधान कह लें, चाहे आप कानून कह लें, चाहे आप राजनियम कह लें, ठीक है जी। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा, अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक तथा स्थायी अस्तित्व होता है, तो यानी कि इसकी अगली विशेषता निकल करके आती है पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात कंपनी अपने सदस्यों पर मुकदमा चला सकती है और कंपनी के सदस्य भी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब मोटे तौर पर यह समझिए कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर। तो इस तरीके से चीजें थोड़ी सी आपको जो है वो याद रखनी है। इसके बाद में अगर मैं अगली विशेषताओं की बात करता हूं तो अगली विशेषता निकल करके आती है स्थायी अस्तित्व यानी कि परपीचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व या फिर कह सकते हैं शाश्वत अस्तित्व। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कंपनी का शाश्वत अस्तित्व होता है, समझाइए। तो ये कहते हैं कि कंपनी का शाश्वत अस्तित्व यानी कि स्थायी अस्तित्व होता है, अर्थात इसके नए नए सदस्य आते हैं और अवकाश ग्रहण करते हैं लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक काफ़ी पॉपुलर सेइंग है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, यानी कि सदस्य आएंगे और चले जाएंगे लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, सपोज दैट जैसे अभी हमने पहले आपको बताया था, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। सपोज दैट 10 व्यक्ति मिलकर के 10,000 रुपये लगाते हैं और जब कंपनी में 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है तो वह उस 1 लाख रुपये के साथ में पूरे वर्ष
व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय से जब प्रॉफिट होता है, उस व्यवसाय से जब लाभ होता है, उस व्यवसाय से जब मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे से वो 7 समुंदर पार घूमने के लिए जाते हैं। और जब वो 7 समुंदर पार घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो बीच में उनका शिप डूब जाता है और पूरे 10 कंपनी के सदस्य मर जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी के सदस्य ही नहीं रहे तो क्या कंपनी भी समाप्त हो जाएगी? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यानी कि अगर कंपनी के सदस्य ही नहीं रहे तो क्या कंपनी भी समाप्त हो जाएगी या नहीं? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि कंपनी समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेंबर्स में गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉरएवर, यानी कि सदस्य आएंगे और चले जाएंगे लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहेगी। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भैया जब ये 10 सदस्य ही नहीं रहे तो अब कंपनी को चलाएगा कौन? तो इसका आंसर ये है कि हो सकता है कि उनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हों, उनके बच्चे हों, उनकी पत्नियां हों, तो वो उस कंपनी को चला सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगली विशेषता की, तो इसकी अगली विशेषता ये है सार्वमुद्रा। इसकी अगली विशेषता क्या है? सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील। यानी कि चौथी विशेषता इसकी ये बन जाती है कि कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, यानी कि इसकी कॉमन सील होती है, यानी कि इसकी मोहर होती है, और जिस पत्र प्रलेख पर यह अंकित कर दी जाती है वही पत्र प्रलेख मान्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई भी कंपनी है जिसका नाम मोहित सक्सेना क्लासेस है, अब मोहित सक्सेना क्लासेस खुद तो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो मोहित सक्सेना क्लासेस इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करती है कि अपनी एक कॉमन सील यानी कि अपनी एक मोहर बनवा लेती है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने की तो मोहित सक्सेना क्लासेस की उस पत्र प्रलेख पर मोहर लगा दी जाती है, और जिस भी पत्र प्रलेख पर वो मोहर मोहित सक्सेना क्लासेस की लग जाएगी वही पत्र प्रलेख मान्य होगा। जैसे आपकी कॉलेज की मोहर होती है उसी तरीके से कंपनी की मोहर होती है। इसके बाद में बात करते हैं सीमित दायित्व की, यानी कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है, अर्थात कंपनी में हानि होने की दशा में कंपनी के ऋणदाता अंशधारियों की निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भैया अंश क्या होते हैं, तो इसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अंश क्या होते हैं। बात करते हैं सीमित दायित्व की। सीमित दायित्व का मतलब क्या है? सपोज दैट अगर मोहित सक्सेना क्लासेस कल को शेयर मार्केट में जाकर के लिस्ट हो जाती है, ठीक है जी, शेयर मार्केट में जाकर के जब लिस्ट हो जाती है तो मोहित सक्सेना क्लासेस ये कहती है कि आओ जनता हमारे शेयर खरीदो और हमारे शेयर खरीद करके हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, और जितने रुपए लगाओगे उतने हिस्से के मालिक बन जाओ। सपोज दैट अब एक ए नाम का व्यक्ति आकर हमारी कंपनी में 50,000 रुपया लगाता है, और कल को अगर हमारी कंपनी बिल्कुल घाटे में चली जाती है और बंद हो जाती है तो मैक्सिमम पैसा उसका 50,000 रुपया डूबेगा, उसे 50,000 रुपये से ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि साझेदारी में क्या है कि साझेदारी में कभी कभी साझेदारों के बर्तन भाड़े भी बिक जाते हैं। चलते हैं आगे। तो इसकी ये एक विशेषता है कि अगर किसी कंपनी में आप कुछ रुपए लगाते हैं तो मैक्सिमम आपका उतना रुपया ही डूबेगा जितना रुपया आप लगा रहे हैं। नेक्स्ट, सदस्यों की संख्या। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक असीमित यानी कि अनलिमिटेड सदस्य हो सकते हैं, यानी कि कितने भी सदस्य हो सकते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि भैया एक निजी कंपनी होती है और एक सार्वजनिक कंपनी, आपने यहाँ 2 शब्द प्रयोग करे हैं, तो क्या कंपनी भी कई प्रकार की होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो जो हमारा अगला चैप्टर है उसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।